बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नॉलेज लैब चैनल बाय राहील अहमद। और आज हम करेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स का पेपर, फेडरल बोर्ड 2022 पास पेपर है अंडर द सब हेडिंग हार्ड। एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और इस तरह से आपको वेबसाइट पर ये मिलते हैं पास पेपर्स अंडर द सब हेडिंग लोकल और हार्ड। तो लोकल मैं अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, और हार्ड जो है ये आज हम करेंगे स्टार्ट। तो एमसीक्यू नंबर 1 है हमारा। लेट मी फर्स्ट जूम। तो नंबर 1 है हमारे पास एमसीक्यू, फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ऑल द फॉलोइंग फार्मूलाज आर ट्रू एक्सेप्ट। तो ये आपके पास जो एमसीक्यू उन्होंने दिया है ये बुक में आपको एज इट इज़ ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं दिखा देता हूँ आपको, पेज नंबर भी मिल जाएगा ये आपको। लेकिन पहले ऑप्शंस आप देख लें एक बार सारे देखें। तो ये जेड कॉन्जुगेट है, डबल कॉन्जुगेट इसके ऊपर लगा हुआ है और ये जेड के बराबर है। ये तो देखने से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बिल्कुल सही है। एक बार कॉन्जुगेट लिया है, फिर दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो ये वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। अब उसके बाद ये वाला है z मल्टीप्लाइड बाय z कॉन्जुगेट, और ये मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर हमारे पास। और ये z स्क्वायर है और ये मॉडुलस का z स्क्वायर है। यहाँ पर ये मॉडुलस ऑफ z और मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों का जो मैग्नीट्यूड आता है, मॉडुलस जो आता है वो इक्वली आता है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ अब बुक में ये कहाँ पर आपको मिल जाएगी चीज़। देखिए यहाँ पे बुक में पेज नंबर 21 है ये एमसीक्यू नंबर 1 के लिए। तो ये थ्योरम्स हैं वहाँ पर सारे पेज नंबर 21 पर आपको ये मिल जाएंगे। तो देखें ये वाला हमारे पास ये फर्स्ट देखें पहला वाला ये था, डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू जेड। इसके अलावा ये वाला भी हमारे पास मौजूद था वहाँ पर, जो कॉन्जुगेट लास्ट था ये वाला वहाँ पे ऑप्शन। उसके बाद ये सेकंड पे था, और थर्ड वाला जो था वो बिल्कुल गलत है क्योंकि वो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। सही है। तो इस तरह से जनाब ये वाला जो है हमारे पास ये गलत है, बाकी ये तीनों जो हैं वो करेक्ट हैं। उसने कहा है फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल द फॉलोइंग फार्मूलाज आर ट्रू एक्सेप्ट, यानी 3 सही हैं, एक गलत है। तो ये वाला जो है गलत है, बाकी 3 जो है वो सही हैं। अब एमसीक्यू नंबर 2 देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमें ये बताना है कि कौन सा वाला जो है वो एबिलियन ग्रुप होगा। तो आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हैं। तो पहले मैं आपको ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। इससे पहले भी वीडियो में भी मैंने आपको ग्रुप्स की जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो बताई थी। तो पहली प्रॉपर्टी होती है जी इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सम ऑपरेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के हवाले से बात हो रही है तो क्लोज्ड होते हैं जो हमारे पास दिए हुए हैं। देखिए अगर हम बात करें रैशनल नंबर्स, मतलब सारे के सारे जो सेट्स हमें यहाँ पे गिवन है, क्लोजर प्रॉपर्टी तो उसमें होल्ड करती है। ठीक है, और उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे हल जो है होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें जब आप इंटीजर कोई भी लें, मिसाल के तौर पर आपने एक इंटीजर ले लिया 1 और एक ले लिया आपने 2, तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 ज़ा 2 ही आएगा, यानी कोई इंटीजर ही आपको मिलेगा। 2 इंटीजर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। सिमिलरली रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल नंबर ही मिलेगा, नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरल नंबर मिलेगा, और नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको जो है वो रियल नंबर ही मिलेगा, नॉन ज़ीरो। मल्टीप्लिकेशन से क्योंकि ज़ीरो तो आता नहीं है, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा वरना नहीं आएगा, क्योंकि नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हैं। तो जाहिर सी बात है क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सब में होल्ड करती है। अब देखें यहाँ पे एसोसिएटिव की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, ये हमें पता है। उसके बाद देखें आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, तो तकरीबन सारे सेट्स में मौजूद है। और ये चौथी प्रॉपर्टी जो है ये फुलफ़िल नहीं हो रही है। देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज़ एन इन्वर्स इन जी विद रिस्पेक्ट टू। अब जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, तो अगर मैं आप इन्वर्स की बात करूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, तो अब देखें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। देखिए जब आप रैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। जब आप ज़ीरो का आप इन्वर्स लोगे तो आपको 1/0 इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड चीज़ हो जाती है वो। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है वो ग्रुप नहीं है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पे भी ज़ीरो वाला केस आएगा। इसके अलावा यहाँ तो और भी डिफरेंट केसेस आ जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर जब आप 2
का आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लोगे तो ये आएगा 1/2। तो 1/2 जो है वो तो इंटीजर होता ही नहीं है, जबकि प्रॉपर्टी ये कह रही है कि जो हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है वो भी जो है उसी सेट में लाई करना चाहिए जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो इंटीजर्स के लिए पॉसिबल नहीं हो रही, ये भी नेचुरल नंबर में भी यही मसला आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स जो हैं इनमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ज़ीरो यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर्स इसमें शामिल हैं। तो ये वाली जो हमारे पास सेट है, सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का भी कोई इशू नहीं आएगा। और इसके अलावा हमें ये भी पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव भी होती है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो हमारे पास, बता देता हूँ मैं आपको, देखें यहाँ, तो ये तो ग्रुप के लिए कंडीशंस थी, तो ग्रुप की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। उसने एबिलियन के लिए जो था वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होनी ज़रूरी थी, तो मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है, हमें पता है। ऑर्डर चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन के आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एबिलियन ग्रुप होगा सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। अगर हम बात करें अब MCQ नंबर 3 की, इसमें कह रहे हैं वो सपोज द नंबर ऑफ़ प्लेयर्स दैट प्ले क्रिकेट एंड हॉकी आर 15 एंड 13। अब वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ प्लेयर्स जो हॉकी खेलते हैं और क्रिकेट खेलते हैं उनकी बात हो रही है। पहले क्रिकेट की बात है, क्रिकेट के 15 प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं, और हॉकी के लिए जो है 13 प्लेयर्स हैं। अब वो कह रहे हैं अगर टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर्स जो थे वो 21 होते अगर, ठीक है, तो कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं, ठीक है। उसने हमें सिर्फ ये बताया कि क्रिकेट वाला जो हमारे पास गेम है उसमें टोटल वो कह रहा है कि 15 है प्लेयर्स, हॉकी में 13 है, लेकिन ये उसने नहीं बताया हमें कि कितने प्लेयर्स हैं वो दोनों गेम खेलते हैं, उसको हमें ख़ुद से बताना है। उसने हमें टोटल बता दिया है कि 21 है। अब ये प्रोबेबिलिटी के हवाले से जो है सवाल है, एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, इसमें जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ये मैंने सॉल्व किया हुआ है MCQ नंबर 3। देखिए नंबर ऑफ़ क्रिकेट प्लेयर्स के लिए प्रोबेबिलिटी PA ये हमने दिया हुआ है, देखें 15। उसके बाद नंबर ऑफ़ हॉकी प्लेयर्स के लिए देखें लिखा हुआ है हमने PB से इसको, और ये हमें प्लेयर्स गिवन थे 13। टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर्स जो हमें गिवन है A यूनियन B से इसको हम लिखेंगे, और ये 21 हमें गिवन है सवाल में। नंबर ऑफ़ प्लेयर्स जो दोनों गेम खेलेंगे तो वो A इंटरसेक्शन B होगा, यानी A और B में जो दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमें पता लगाना है, वो हमें नहीं पता है। तो ये एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है आपको गिवन है बुक में, ठीक है। तो A यूनियन B, PA यूनियन B इज़ इक्वल टू होता है PA प्लस PB माइनस में A इंटरसेक्शन B। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपको वहाँ पे गिवन है। इसमें आपको A इंटरसेक्शन B जो है ये फाइंड आउट करना है, तो इसको आप दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे और ये PA यूनियन B दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि दोनों की जगह हम एक्सचेंज कर देंगे। तो जगह हमने एक्सचेंज की, अब PA की जगह मैंने लिखा 15, PB की जगह मैंने लिखा 13। यहाँ से डेटा में सारा गिवन है, वैल्यू सारी पुट की, सिम्प्लीफाई किया तो आंसर 7 आया है। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। अब हम चलते हैं अगले MCQ की जानिब। MCQ नंबर हमारा होगा ये, अच्छा ये यहाँ से हमने सारे कर लिए हैं, देख लें MCQ, ये 7 आंसर था इसका। अब MCQ नंबर हम 4 करते हैं। जी जनाब, ये रहा। मैट्रिक्स के हवाले से सवाल है, इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4, ठीक है। पहले जो लिखी होती हैं रोज़ होती हैं और बाद में जो लिखा होता है ये कॉलम होते हैं, तो रोज़ इनटू कॉलम्स ये ऑर्डर लिखने का मेथड है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, अब इनमें से कौन सी इक्वालिटी जो है वो ट्रू है ये हमें बताना है। A जो है उसका मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर जो है वो 3/4 है, ये आपने जहन में रखना है। अब यहाँ जो ऑप्शंस गिवन है वो ज़रा मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस गिवन है। देखिए AI3 इज़ इक्वल्स टू, I3 का मतलब यूनिट मैट्रिक्स है जो कि जिसका ऑर्डर 3 है, 3/3 का एक यूनिट मैट्रिक्स है, उस वो मल्टीप्लाई हो रहा है A के साथ, वो कह रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट A आएगा। इसमें दूसरे ऑप्शन में कह रहा है I4 है, पहले I4 लिखा है, यानी कि 4/4 का एक मैट्रिक्स है जो कि A से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर A आंसर आ रहा है उसका। यहाँ पे कह रहा है मैट्रिक्स A को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा 4/4 का। और इस ऑप्शन में कह रहा है अगर हम मैट्रिक्स A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4/4 का जो है उससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर A आएगा, ठीक है। तो ये लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है ये ज़रा समझ लें आप। इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है MCQ नंबर 4, तो स्लाइड पे मैं दिखा देता हूँ आपको। देखें ये रहा, मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें गिवन था 3/4 है, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ I4 जो है वो मैंने लिखा 4/4 है, यूनिट मैट्रिक्स है ये। यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं आता, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, यानी मैट्रिक्स जैसा है एज इट इज़ रहेगा। सारा खेल है ऑर्डर का, अगर ऑर्डर मैच करेगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज़ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो अब मैंने ऑर्डर ऑफ लिखा A और I4, पहले मैंने मैट्रिक्स A का ऑर्डर लिखा 3/4 है, और I4 का मैंने लिखा 4 रोज़ हैं 4 कॉलम्स हैं, इसमें 4/4 का एक मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। अब कंडीशन ये होती है कि
पहले वाला जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स की रोज़ के बराबर होना चाहिए, यानी ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होनी चाहिए, तभी जो है वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है मैट्रिक्स की। तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, तो यही पॉइंट यहाँ पे चेक किया गया है आपका। तो AI4 देखें, आपको एक ऑप्शन I4A वाला भी दिया हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है आपको, इसमें I4 पहले लिखा हुआ है और A बाद में लिखा हुआ है। तो अगर ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि इसमें ऑर्डर जो है वो मैच नहीं कर पाता और मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें देखें अब ये 3/4 और 4/5 ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो फाइनल जो हमारे पास मैट्रिक्स आता है उसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं वो पहले के बराबर होती हैं, पहले वाले मैट्रिक्स के बराबर होती हैं, और कॉलम्स जो होते हैं उसमें आखिरी वाला जो मैट्रिक्स होता है, लास्ट वाला सेकंड मैट्रिक्स, उसके बराबर उसमें कॉलम्स होने। तो 3/4 इसका ऑर्डर जो है वो बनेगा। तो 3/4 इसका भी है, इसका भी, तो सेम मैट्रिक्स हमारे पास ही आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से यूनिट मैट्रिक्स से वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चीज़ एज इट इज़ हमारे पास आ जाती है। बस हमें यहाँ पे ये देखना था कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगी, I4 को पहले रखने से पॉसिबल होगी या बाद में पॉसिबल होगी, तो ये चीज़ आपकी चेक की गई है। अब MCQ नंबर 5 है, इसमें आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं कि क्या होगी। तो डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करना पड़ेगा आपको ये पूरा, इसमें कोई लॉजिक वगैरह मेरे ख्याल से तो अप्लाई नहीं हो रही है। अब एक्सपेंडिंग बाय R1 हमने कर दिया, ये R1 है जनाब। अब इसमें आपने करना ये है कि 1 टाइम्स एक डिटर्मिनेंट बनाना है, माइनर के ला रहा होता है ये, उसके बाद फिर माइनस में ये 0 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास, फिर प्लस में ये 0 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो 1, उसके बाद फिर माइनस में 0, फिर प्लस में 0। तो इनको तो आप एज इट इज़ लिख देंगे, रिमूव कर देंगे, छोड़ देंगे, इनको तो इग्नोर ही कर देंगे। अब उसके बाद देखें ये 1 वाला जो हमारे पास था, इसके लिए जो मैं ये आपको माइनर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आपने ये इसका फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, फर्स्ट रो छोड़नी है, और माइनस में आयोटा यहाँ पे लिखेंगे आप, माइनस में 2 लिखेंगे, फिर 0 और आयोटा ये आ जाएंगे। तो इस तरह से ये बनेगा। अब आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा और माइनस साइन भी लगेगा, माइनस में आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ये। माइनस के 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आएगा, तो माइनस में 0 हो गया। अब आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है माइनस में 1 और माइनस, ये माइनस से मिलके +1 बना देगा, तो इस तरह से ये +1 इसका आंसर होगा। तो ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 6। इसमें अब आपको कह रहे हैं f(x) इज़ अ पॉलिनोमियल विद ओनली 2 रूट्स। 2 रूट्स हमें गिवन है पॉलिनोमियल के लिए। वैसे पॉलिनोमियल के लिए रूट्स का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, इक्वेशन के लिए यूज़ होता है रूट्स का वर्ड, और पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरोज़ का वर्ड यूज़ होता है। खैर बहरहाल उन्होंने लिख के दे दिया है तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इफ़ f(x) इज़ अ पॉलिनोमियल विद ओनली 2 ज़ीरोज़, ऐसे होना चाहिए था ये 1 और 2। तो 1 और 2 जो है, 2 हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ हैं जो पॉलिनोमियल को क्या कर देंगी, सेटिस्फाई कर देंगी। अब वो कह रहे हैं कि f(x) क्या होगा। अब इसके करने के 2 मेथड हैं। एक तो मेथड ये कि आप ये जो वैल्यू है x = 1 और x = 2, इन्हें आप बारी बारी सारे ऑप्शंस में रख के देखें जो इसको सेटिस्फाई कर दे, यानी कि जो वैल्यू रखें आप इसमें और वो 0 लेकर आ जाए इस पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो वो जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। MCQ नंबर है ये हमारा 6। तो ये MCQ नंबर 6 देखें, x² माइनस में 3x + 2, ये हमारे पास ऑप्शन वहाँ पे गिवन था। तो पुट x = 1, जब इसमें मैंने x = 1 वैल्यू पुट की है, x की जगह देखें 1 लिखा, 1 स्क्वायर हो गया, माइनस में 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस में 2। अब ये 2 और ये प्लस में 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो 3 माइनस में 3, 0 आंसर आ गया। सिमिलरली जब x की वैल्यू 2 रखी, यहाँ पे सॉल्व किया मैंने, तो इसका भी आंसर 0 आ रहा है। तो इसी वजह से ये वाला ऑप्शन जो मैंने सेलेक्ट किया, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब इसको सॉल्व करने का एक और मेथड भी है, वो ये कि आप जो है आइदर और कर लें, यानी x = 1 आपको गिवन था, x = 2 गिवन था आपको। अब आप 1 को दूसरी तरफ लेके चले जाएँ, तो ये x - 1 = 0 आना चाहिए था, यहाँ पे गलती हो गई है मुझसे। x - 1 = 0 होगा और यहाँ पे x - 2 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने इन दोनों को कंबाइन कर देना है, ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, x - 1 × x - 2 = 0। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपने सिंप्लीफाई किया, तो ये x² माइनस में 3x प्लस में 2 देखें। तो अब ये इस तरह से हम यहाँ इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी यही आंसर आ रहा है, ये वाली टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह भी आपको आसानी लगे आप उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। MCQ नंबर 6 हमारा हो गया है कंप्लीट। अब MCQ नंबर 7 है, तो ये इक्वेशन के लिहाज से है। अब जी, तो MCQ नंबर हमारा 6 कंप्लीट हो गया था। अब 7, इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट का जो वर्ड है इक्वेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इक्वेशन कि हमें गिवन है यहाँ पे f(x) = 0 और रूट हमें गिवन है इसका माइनस में 1 है। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये सारी जो मतलब इन्फॉर्मेशन जो हमें दी गई है, ये इन्फॉर्मेशन हमें पता है, तो वो कह रहे हैं कि 5 माइनस और f(-1) जो है इसको आप कैलकुलेट कर दें, इसका आंसर क्या आएगा।
तो बहुत आसान सा सवाल है MCQ नंबर 7। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। देखें ये इक्वेशन हमें गिवन थी f(x) = 0। अब f-1 जब आप इसमें पुट करेंगे तब भी इसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला, क्योंकि रूट जो है वो क्या करता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जब भी आप रूट को पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर जो उसमें वेरिएबल मौजूद है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाती हैं। तो जब आप x की जगह -1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर ही आएंगे, यानी इसका आंसर भी 0 ही आएगा। तो f-1 का आंसर भी 0 आ गया हमारे पास। अब हमें जो गिवन था 5 माइनस में f(-1) ये हमें गिवन था, तो f-1 का मतलब है 0, तो 5 - 0 क्या बना जनाब, 5 बना। तो इस तरह से ये 5 आंसर हमने इसका कैलकुलेट किया है। MCQ नंबर 7 हमारा हो गया है। अब हम करते हैं MCQ नंबर 8। इसमें मैं पार्शियल फ्रैक्शन बतानी है। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो हमें तो यहाँ पे गिवन है बहुत सिंपल सी है। देखें 1/1 - x³ है ये। तो इसमें a³ - b³ का फॉर्मूला जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा रिजल्ट a - b × a² प्लस में ab प्लस में b²। तो ये जो चीज़ है ये आपको इस वाले ऑप्शन में नज़र आ रही है लिखी हुई, ठीक है। बाकी सब जगह गलत लिखा हुआ है। देखिए पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ ज़रा। जी पहले ऑप्शन में देखें लिखा हुआ है ये रहा a1 - x यानी a - b वाली कहानी आ गई। अभी देखें दूसरा एक्सप्रेशन इसमें गलत लिखा हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन। बाकी ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये देखें ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। इसमें देखें यहाँ माइनस साइन आ गया, प्लस आना चाहिए था, तो प्लस सिर्फ इसी में मौजूद है, तो दैट्स वाई दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी लीनियर जो होता है हमारे पास फैक्टर, उसके लिए हम सिर्फ एक अल्फ़ाबेट लिखते हैं a, और अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक आता है फैक्टर तो तब हमें जो है इस तरह से दो अल्फ़ाबेट्स लिखने पड़ते हैं, तो bx प्लस में से इस तरह से लिखना पड़ता है उसको। अब हम करते हैं MCQ नंबर 9। तो MCQ नंबर 9 आपको गिवन है इफ़ a1 = यानी फर्स्ट टर्म हमें गिवन है सीक्वेंस की -1 है, और उसके जनरल टर्म हमें गिवन है an = n + an-1। तो ये हमें जनरल टर्म गिवन है। अब वो कह रहे हैं अगर इसकी दो टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स जो हैं उनका हम सम लें S2 से हम कह रहे होंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा। तो ये मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है। MCQ नंबर 9 ये रहा। फर्स्ट टर्म गिवन है, मैं यहाँ पे -1 है। जनरल टर्म हमें दी हुई है, इसमें मैंने सेकंड टर्म क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम फाइंड आउट करेंगे पहले। अब सेकंड टर्म जो है उसको हमने n की जगह लिख दिया 2, और n की जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ पे आप 2 लिख देंगे तो सेकंड टर्म आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे 2 लिखा मैंने, सिमिलरली यहाँ पर n की जगह 2 लिखा। 2 - 1 का मतलब होता है 1, यानी कि अब यहाँ पे a1 हमें पुट करना है, तो a1 हमें पता है, देखें -1 उसकी वैल्यू मैंने पुट की, तो 2 - 1 ये हमारे पास आ जाएगा 1, यानी सेकेंड टर्म हमारे पास है 1 और फर्स्ट टर्म हमारे पास है -1। अब इन दोनों का जब आप सम करेंगे a1 + a2 करेंगे तो -1 + 1 होके ये 0 आंसर आएगा। तो इस तरह से ये होगा सॉल्व। अब हम करते हैं MCQ नंबर 10। b जो है वो एक हार्मोनिक मीन है -2 और 4 के दरमियान। अब वो कह रहे हैं b की वैल्यू बता दें कि क्या होगी। तो ये हमें जो है अब सेलेक्ट करना है, सॉल्व करना है। MCQ नंबर 10 जी। अब -2 b और 4 ये हमारे पास थी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, HP की बात हो रही थी यहाँ पे। अब कॉरेस्पॉन्डिंग AP अगर होगी तो ये सब आप इस तरह से 1 के अपॉन में करके लिख देंगे, रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग AP बन जाएगी। अब हमें फाइंड आउट करनी है सिर्फ b की वैल्यू, ठीक है ना। अब हमें पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है इसमें कॉमन डिफरेंस पाया जाता है, यानी कि ये हमारी है सेकंड टर्म और ये हमारी फर्स्ट टर्म, तो T2 - T1 ये इक्वल होगा T3 - T2 के, यानी इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस थर्ड टर्म का और सेकंड टर्म का डिफरेंस के बराबर होगा। तो ये मैंने यहाँ पे इनको लिख दिया है। 1/b माइनस लिखा मैंने, उसके बाद फिर माइनस में 1/2 लिखा, ये इक्वल होगा 1/4, यानी कि ये T3 हमारे पास माइनस में T2, तो 1/b लिख दिया। अब हमने करनी है सिंप्लीफिकेशन। 1/b जो है उसको हम एक तरफ कर लेंगे सारी वैल्यूज़ को। ये 1/b लिखा मैंने, माइनस माइनस यहाँ पे किया प्लस 1/2, बाकी सब एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब अगले स्टेप में मैं 1/b को एक तरफ कर लिया है, तो ये माइनस में था वहाँ जाकर ये प्लस में हो गया है, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पे 1/2 प्लस में था, वहाँ जाकर ये माइनस में हो गया है। बाकी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया अब हमने यहाँ पर, ये दोनों फ्रैक्शंस को मैंने सॉल्व कर लिया, तो 2/b बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखें अब ये सॉल्व करेंगे हम, तो ये 1 - 2/4 बनेगा। तो ये सब तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो साइंटिफिक। तो ये आपके पास b की वैल्यू फाइनली -8 आएगी। तो ये -8 इस तरह से जो है हमने सॉल्व किया है। तो ये हो गया हमारा MCQ नंबर 10 -8 आंसर आ गया इसका। अब MCQ नंबर 11 करते हैं।
जी जनाब, ये जो नोटेशन आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, दिस इज़ फॉर कॉम्बिनेशन 8 7 और ब्रैकेट में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये है 8 कॉम्बिनेशन 7 प्लस 8 कॉम्बिनेशन 6, 8 कॉम्बिनेशन 7 प्लस 8 कॉम्बिनेशन 6। तो इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर सकते हो। और ये 3 तरह से कॉम्बिनेशन जो है इसे हम लिख सकते हैं। देखें, एक तो इस तरह से लिखा जा सकता है, ये NCR, मैग्नीफाई कर देता हूँ मैं, थोड़ा इसको ज़रा जूम कर देता हूँ। देखिए N कॉम्बिनेशन R, एक तो इस तरह से लिख सकते हो, और बाकी इसके अलावा इस तरह से भी लिखा जाता है, ये CN, R, या फिर इसको सिंपली हम इसे ब्रैकेट बना के, पैरेंथेसिस बना के N और फिर R, N ऊपर है R नीचे है, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है, और ये आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं अभी आपको करके दिखा दूंगा कि किस तरह से जो है आप ये करेंगे। तो ये वैल्यूज़ ज़रा मैं दोबारा दिखा दूँ आपको। देखें, हमारे पास है 8 कॉम्बिनेशन 7 प्लस है, और उसके बाद ये देखें प्लस का साइन है ये, और फिर है 8 कॉम्बिनेशन 6, ठीक है। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन है हमारे पास मोबाइल के अंदर, बिल्कुल जैसा आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते हो सेम वैसी ही एप्लीकेशन है, उससे मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि कैसे होगा। जी जनाब, तो ये एप्लीकेशन मैंने ओपन कर ली है यहाँ पे। अब देखें, यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन 6 था हमारे पास और 8 कॉम्बिनेशन 7 था। तो 8 लिखा सबसे पहले मैंने, उसके बाद आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, और फिर आपने यहाँ पे देखें डिवीज़न वाला जो सिंबल है इसके ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा आपको NCR। तो ये मैंने डिवीज़न वाला जो है ये सिंबल, एक सेकेंड, ये कुछ शिफ्ट सही से प्रेस नहीं हुआ, तो शिफ्ट दोबारा दबाया मैंने, और उसके बाद ये कॉम्बिनेशन देखें ये आ गया। अब उसके बाद 8 कॉम्बिनेशन 6 था हमारे पास और प्लस साइन थी, फिर हमारे पास था 8 कॉम्बिनेशन, दोबारा से अब शिफ्ट दबा के आएगा, और फिर 7, ठीक है। अभी इक्वल का साइन मैंने प्रेस किया तो 36 आंसर आ रहा है। तो डायरेक्टली आप कर सकते हो कैलकुलेटर से, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 36 जो है ये सॉल्व किया है। अब वापस मूव कर लेते हैं। जी जनाब, तो 8 कॉम्बिनेशन, तो 8 कॉम्बिनेशन 7 प्लस 8 कॉम्बिनेशन 6, ये हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया है, 36 आंसर आया है। अब 12 MCQ नंबर 12 देखें। इफ़ अ फेयर डाई इज़ रोल्ड देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉप इज़ एन इवन नंबर। जब आप लूडो वगैरह खेलते हैं तो उसमें जो डाई यूज़ करते हो, एक क्यूब लाइक शेप का जो आप यूज़ करते हो, जिसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं, तो वो कह रहे हैं उसे हमें रोल किया है, उसे हमने यानी जैसे बारी चलते हो आप ऐसे किया है। अब उसमें कह रहे हैं कि इवन नंबर आने की चांसेस प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये हमें पता लगाना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको ज़रा देख लें। MCQ नंबर है हमारे पास ये 12। तो ये फार्मूला होता है। अब देखें हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये NE दिया हुआ है हमें, उसके बाद ये फिर नीचे सैम्पल स्पेस दी हुई है, यानी कि इवेंट जो है वो कितनी बार अकर हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ़ टाइम्स इन विच इवेंट अकर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो अब जो हमारा डाया था उसमें हमारे पास 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग होती है, 1 2 3 4 5 6। तो ये NS की वैल्यू है हमारे पास 6 वैल्यू है इसकी। जी जनाब, तो बार बार बंद करना पड़ रही है वीडियो। रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा मतलब खांसी हो रही है, मुझे गला ख़राब है, इसी वजह से बार बार वो खांसी आ रही है, तो फिर मैं वीडियो रोक देता हूँ। जी जनाब, तो ये 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग है हमारे पास सैम्पल स्पेस के लिए। तो 6 एलिमेंट्स है, मैंने नीचे लिख दिया। अब जो इवेंट नंबर्स देखें हमारे पास आ रहे हैं वो एक 2 है, 4 और एक 6। तो 3 जो है हमारे पास इवेंट नंबर्स हैं। तो ये 3 जो है इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास। तो 3/6 या हमारे पास आया है 1/2। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट नंबर के आने की वो हमारे पास है 1/2। तो इस तरह से ये मैंने सॉल्व किया है MCQ नंबर 12। अब हम करते हैं MCQ नंबर 13। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज सम ऑफ द सीरीज़, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको मैं। 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में x क्यूब। तो बुक में एक पूरा टेबल बना हुआ है जहाँ पे इस तरह के बहुत सारी एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, सीरीज़ लिखी हुई हैं। तो ये जो है वहाँ से मैंने आपको दिखा देता हूँ ये एक दफ़ा। MCQ नंबर 13 देखें, ये रही। ये काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे पास सवाल है वो ये वाला है,
ठीक है, ये वाली सीरीज़ हमें दी हुई है, तो ये इक्वल होती है 1 + x होल पावर -1 के। तो अब इसको उसने 1 + x होल पावर -1 लिखने के बजाय 1/1 + x करके उसने लिख के दे दिया है हमें, और कुछ नहीं किया है। तो MCQ नंबर 13, ठीक है, तो ये भी हमारा डन हो गया है। ठीक है, 1/1 + x, इसका मतलब वही है 1 + x की होल पावर -1। अब 14 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क दैट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ मेजर 60 डिग्री। अब एंगल हमें यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले के लिए L = r थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क L हमें फाइंड आउट करना है, रेडियस R हमें गिवन है 6, और थीटा जो है 60 डिग्री है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो ये हो जाएगा π/3। जी, तो इसका स्लाइड पे देख लेते हैं हम MCQ नंबर 14 का सोल्यूशन कि किस तरह से हो रहा है। जी, L = r थीटा फार्मूला है, और कन्वर्ट कर लिया हमने एंगल को 60 डिग्री से रेडियन में, π/3 आ जाएगा। अब ये r की वैल्यू हमें गिवन थी यहाँ पे 6, सिंप्लीफाई किया हमने इसको, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, कैंसिलेशन करके 2π हमारे पास आंसर आ रहा है इसका। तो ये 2π रेडियन हमारे पास, 2π सॉरी मीटर वगैरह में ये आंसर आएगा। आर्क लेंथ जो है वो मीटर में ले रहे होते हैं वैसे तो, मतलब जिस यूनिट में रेडियस होगा उसी यूनिट में ले लिया जाएगा। यहाँ पे कोई यूनिट हमें गिवन नहीं था। तो ये MCQ नंबर 14 हमारा हो गया है कंप्लीट। अब उसके बाद 15 में हमारे पास दिया हुआ है साइन एंगल दिया हुआ है 7π/6। तो आपने इसको तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर दे देगा कैलकुलेटर इसका। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसको, साइन 7π/6। लेकिन ये ध्यान में रखिए आप कि जब आप एंगल पुट करें तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है वो डिग्री मेजरमेंट में होता है। अगर आप उससे जो है वो रेडियन मेजरमेंट में कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं उसके ज़रिए, तो आपको रेडियन जो है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा मोड में जाकर। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं जो है वो डिग्री की कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। देखिए, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो 30 को हम 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो रिज़ल्ट आएगा 210 डिग्रीज़। तो साइन 210 की वैल्यू हम कैलकुलेटर में चेक कर लेंगे, तो ये माइनस में 1/2 आएगी। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ एक बार। जी जनाब, तो यहाँ पे सम कर लेते हैं इसको सॉल्व। साइन 210 डिग्रीज़, 210। तो देखिए माइनस में इसको मैं SD अगर मुझे यहाँ मिल जाए कहीं, तो ये माइनस में 1/2। जी जनाब, ये रहा। तो माइनस में 1/2 आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है इसके अंदर। जी जनाब, तो ये MCQ नंबर 15 भी हमारा हो गया। अब हम कर लेते हैं MCQ नंबर 16। एप्लीकेशन मूव स्विच करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें। अच्छा सॉरी, तो MCQ नंबर 16 में हमसे आपसे जो है वो यहाँ पे डबल एंगल आइडेंटिटी का पूछ रहा है कि किसके बराबर होगी ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन इज आइडेंटिकली इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा। 1 - cos 2 थीटा जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा। तो ये मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला है आपकी बुक में। MCQ नंबर हम जो कर रहे हैं ये 16 है जनाब, ये रहा। तो cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा के। ये cos 2 थीटा के लिए जो है आपके पास 3 फार्मूला बुक में गिवन है। तो ये जो है हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है क्योंकि इससे हमारे पास जो है जो ऑप्शन गिवन है वो इस लिहाज से गिवन था। तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब जो है मैंने 2 sin स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेकर आ गया हूँ, तो ये माइनस से यहाँ के प्लस हो गया, और ये cos 2 थीटा को दूसरी तरफ लेके चला गया हूँ, तो ये माइनस में cos 2 थीटा हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास 2 sin स्क्वायर थीटा आ गया है। तो 2 sin स्क्वायर थीटा जो ऑप्शन है इस तरह से मैंने सेलेक्ट किया है। अब MCQ नंबर 17 है, इसमें हमें प्राइमरी पीरियड बताना है tan x/3 का। तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है जनाब, tan x/3 MCQ नंबर 17। तो tan का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। ठीक है, तो ये पाई जो है जब हम इसमें ऐड कराएंगे तो वापस से हमें tan x/3 ही वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है, एलसीएम वगैरह लिया हमने, तो ये x + 3 π/3 बन गया। अब आपने क्या करना होता है, ये जो हमारे पास
जिस फॉर्म में ये हमें गिवन था ना एंगल, उसी फॉर्म में इसको लेकर आना होता है। तो ये 1/3 मैंने सेपरेटली करके लिख दिया, अब लिखा हुआ है x+3π। तो ये देखें x तो हमारे पास ये रहा और 1/3 भी हमारे पास मौजूद है, तो एक्स्ट्रा चीज़ हमारे पास ये है 3π। अब तो ये 3π जो हमारे पास लिखा हुआ है, दिस इज़ द टाइम पीरियड फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो ये 3π जो है हमारा आंसर होगा इसके लिए। जिस कंडीशन में हमारे पास था, पहले हमने पीरियड ऐड कराना होता है और जिस कंडीशन में हमारे पास फंक्शन था उसी कंडीशन में उसको हम लेकर आते हैं, और फिर जो x के साथ प्लस होकर हमारे पास चीज़ आ रही होती है वो हमारे पास जो है उसका टाइम पीरियड या प्राइमरी पीरियड कहला रहा होता है। अब MCQ नंबर 18 है, सरकम रेडियस का फॉर्मूला आपसे पूछ रहे हैं, कैपिटल R का। तो ये ABC/4 डेल्टा ये इसका फॉर्मूला होता है जनाब, ये तो याद रखने वाली चीज़ है। अब MCQ नंबर 19 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x tan x - 30 डिग्री। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, काफ़ी छोटा है ये। तो MCQ नंबर 19, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x tan x - 30 डिग्री इज इक्वल्स टू cot x। तो ये आपको जनाब एलाइड एंगल्स का जो है टॉपिक है आपकी बुक में, ये वहाँ पे आपको मिल जाएगी चीज़। 90 डिग्री आंसर है इसका। MCQ नंबर 19 में आपको दिखा देता हूँ जनाब, ये रहा। तो बुक में पेज नंबर 318 पर ये आपको मिल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है tan π/2 - थीटा जो है ये cot थीटा के बराबर होता है। तो इस π/2 ये रेडियन में दिया हुआ था, वहाँ जो ऑप्शंस हैं वो सारे डिग्रीज़ में हैं, तो 90 डिग्रीज़ का जो है वो करेक्ट आंसर है। अब लास्ट रह गया है हमारा MCQ नंबर 20, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसमें हमें आपको हमें जो है गिवन है और उसका सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ सीकेंट x इज इक्वल्स टू 2 इन द इंटरवल 0, π। तो सीकेंट x का सोल्यूशन सेट हमें बताना है 0 से लेके π तक के जो मतलब इंटरवल है उसके अंदर। तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है लास्ट में, सीकेंट x इज इक्वल्स टू 2। तो ये रहा जनाब हमारे पास। तो सीकेंट x इज इक्वल्स टू 2। अब सीकेंट जो होता है ये 1/cos x की इक्विवेलेंट होता है, इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास 1/2। अब देखें cos को मैंने दूसरी तरफ मूव करा दिया, 2 को मैंने नीचे भेजा, जगह चेंज कर दी इनकी। तो 1/2 इज इक्वल टू cos x आ गया। फिर हमने cos इन्वर्स ले लिया, तो ये हमारे पास आ रहा है 60 डिग्री, यानी कि π/3। तो x की वैल्यू में फाइंड आउट करनी होती है, तो π/3 वो हमारे पास आ गया है जनाब। तो ये π/3 जो है इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा MCQ नंबर 20 के लिए। तो ये ना भी रहा π/3, ठीक है। अच्छा, इसमें ये आखिर वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, π/6 नहीं, ठीक है, सही जनाब, ठीक है, π/3। तो जनाब इस तरह से पूरे 20 MCQ हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने सर्कल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आप अपने दोस्त वगैरह को बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई चैनल अनसब्सक्राइब कर रहा है किसी वजह से, तो वो वजह लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम उसको जो है उस खामी, उस मतलब जो भी हमारी खामी है उसको हम दूर कर सकें, ताकि मज़ीद सब्सक्राइबर्स जो है वो ना जाएँ। तो आज मैं देख रहा था एक सब्सक्राइबर हमारा जो है वो लीव कर गया है, तो मुझे काफ़ी दुख हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। तो काइंडली कमेंट जो है वो लाजमी किया करें और वजह बताया करें कि आप क्यों छोड़कर जा रहे हैं चैनल, ताकि हम जो है उस ख़राबी को दूर कर सकें और फिर आपके लिए मज़ीद जो है वो अच्छी जो क्वालिटी वाली एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।